हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग 19 मार्च 2021 स्टार्ट करते हैं अपना द हिंदू का न्यूज़ प्लस एडिटोरियल। ठीक है। तो मेनली ऐसा कहा जाता है कि अगर दिन का स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ा तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर रहता है। तो इसीलिए मैंने एक पॉजिटिव न्यूज़ को सब एग्जाम पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है बट एज ए इंडिविजुअल लेवल के लिए इम्पोर्टेंस है कि यही है कि लॉकडाउन के बाद जब बहुत सारे स्कूल्स वगैरह बंद हो गए तो दिल्ली के अंदर एक ये भाई साहब है जो गरीब बच्चों को मतलब 3 घंटा करके लास्ट 1 साल से डेली पढ़ा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हो अपना। तो इंडिया एश्योर्ड श्रीलंका फॉर सपोर्ट। तो मेनली क्या है ना कि सबसे पहले तो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा कि टोटल इशू क्या है। ठीक है। पर्टिकुलर ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी कंडीशन क्या है कि हमारा जो न्यूज़ है वो ये रहा कि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है, ठीक, यूएन का जो ह्यूमन राइट बॉडी है, उसके अंदर क्या है कि श्रीलंका के अगेंस्ट में एक वो आया है, प्रपोजल आया है, ठीक ना। तो उसके ऊपर ही वोटिंग होने वाला है। तो उसके उसको लेके इंडिया ने श्रीलंका को एश्योर किया है कि भैया आप चिंता मत करो, आप हमारे पड़ोसी हो, आपका अगेंस्ट में वोट नहीं डालने वाले, तो आप चिंता मत करो। तो अल्टीमेटली इस ऑल ओवर जो न्यूज़ है ये पर्टिकुलरली हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक, क्या इंसिडेंट हुआ क्या नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट दो चीजें इस न्यूज़ में, क्या कि ये यूएनएचआरसी क्या होता है, ठीक, और सेकंड क्या इंडिया और श्रीलंका का इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से देख लेते हैं हम लोग। तो जो मेरा ह्यूमन राइट काउंसिल होता है वो मेनली क्या है, ये इट प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्टिंग ह्यूमन राइट्स, इन्वेस्टिगेटिंग एलिड ह्यूमन राइट वायलेशन। तो वर्ल्ड में जहां पर भी ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है, जैसे अभी म्यांमार में हो रहा है, ठीक, श्रीलंका में हो रहा है। श्रीलंका में मेनली क्या है ना कि श्रीलंका का अगर देखा जाए डेमोग्राफी, तो श्रीलंका का डेमोग्राफी हमारा ऐसा है कि वहां पे क्या है कि जो ज्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ पीपल है वो कौन है हमारे, ठीक, बुद्धिस्ट है। ठीक है। मेजोरिटी ऑफ पीपल कौन है, बुद्धिस्ट है। ठीक, बस ये समझो मेजोरिटी ऑफ बुद्धिस्ट है। और वहाँ पे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी वो कौन से, तमिल है। ठीक। अगर मान लिया जाए कि ये हमारा श्रीलंका है, ठीक है, तो ज्यादातर जो एरिया में कौन है, बुद्धिस्ट है। और जो खासकर नॉर्दर्न एरिया में कौन बसे हुए हैं वहाँ पे बसे हुए हैं हमारे तमिल्स, मतलब श्रीलंकन तमिल। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब श्रीलंका के अंदर 1990s के अंदर सिविल वॉर भी हुआ था, तो वहाँ पे भी क्या था, जो सिविल वॉर था मेनली इन दोनों माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी के बीच में था। ठीक है। तो अल्टीमेटली तभी से श्रीलंका के ऊपर टाइम टू टाइम एलिगेशन लगते रहता है कि वो लोग जो तमिलियंस वहां पर है उनके अगेंस्ट में एट्रोसिटीज होता है मेजोरिटी कम्युनिटी के द्वारा। ठीक है। तो अभी उसी को लेके मतलब यूनाइटेड नेशन काउंसिल में या फिर ह्यूमन राइट काउंसिल में वहां पर वोटिंग होने वाला है। तो ये क्या है, ह्यूमन राइट काउंसिल देख लेते हैं। इट प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट, प्रमोट करता है ह्यूमन राइट को, प्रोटेक्ट करता है वर्ल्ड वाइड, मतलब रिसर्च को भी हेल्पफुल करता है ये। ठीक है। इन्वेस्टिगेट करता है अगर कहीं पे कुछ ऐसा होता है तो। इसका टोटल 47 मेंबर्स है। तो एग्जैक्ट नंबर नहीं याद रखने का जरूरत है हम लोग को, बस इतना याद रखना है कि मतलब टोटल ऑल ओवर जो मेंबर्स हैं हमारे यूनाइटेड नेशन के, वो सब के सब इसके मेंबर नहीं है। लेस देन 50 या 50 के आसपास, 50 के आसपास लोग ही इसके मेंबर हैं। ठीक। वो जो 47 मेंबर चुनाते हैं वो उनको इलेक्ट कौन करता है, उनको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होता है जिसका कि सभी कंट्री मेंबर होते हैं, उनके बीच में वोटिंग होता है। फिर वो लोग मिलके डिसाइड करते हैं 47 मेंबर्स को, जो कि ह्यूमन राइट्स का वर्ल्ड वाइड काम को देखेंगे। इनका टर्म्स क्या होता है, 3 साल का होता है। हाल ही फिलहाल में एक न्यूज इंपॉर्टेंट इसलिए भी ये न्यूज क्योंकि हाल ही फिलहाल में इंडिया जो है बहुत सालों के बाद ये यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल का चेयरपर्सन बनने वाला है। ठीक है। तो इट मीट 3 टाइम्स अ डे, सॉरी ईयर। तो ये क्या है कि हर साल लगभग 3 बार इनको मिलना पड़ता है। मिल के वो लोग क्या करते हैं कि डिबेट करते हैं ह्यूमन राइट्स के ऊपर। ठीक। उसके नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन पास करते हैं। मतलब अगर मान लिया जाए कि आज के टाइम में वो लोग मिले इस इश्यू में कि श्रीलंका के बारे में डिस्कस करने के लिए वो मिलने वाले हैं, ठीक है, तो मान लिया जाए उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन ये लिया कि श्रीलंका गवर्नमेंट जो है वहाँ पे एट्रोसिटीज कर रहा है, तो श्रीलंका गवर्नमेंट को ये स्टेप लेना चाहिए वहाँ के लोगों का जो माइनॉरिटी उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो वो जो रिजोल्यूशन लोग पास करेगा, तो ऐसा नहीं कि श्रीलंका को वो मानना ही पड़ेगा, वो नॉन बाइंडिंग है, श्रीलंका का मन है मान सकता है वरना इग्नोर कर सकता है उसको। ठीक है। तो ज्यादातर जो हमारा वर्ल्ड में ट्रीटीज होता है हमारा, वो नॉन बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग बहुत रेयरली ही होता है। जैसे एग्जांपल हमारा हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, वो एक बाइंडिंग है। इसी तरह कुछ कुछ बाइंडिंग है हमारा, लेकिन ज्यादातर जो नॉन बाइंडिंग ही है हमारा। ठीक है। यूनिवर्सल रिव्यू करता है, मतलब क्या होता है, टाइम टू टाइम अपना यूनाइटेड नेशन का जितना भी मेंबर्स है उनके अंदर डेमोक्रेसी कैसा है, उनके अंदर ह्यूमन राइट्स कंडीशन में क्या क्या हालचाल है, उसके बारे में टाइम टू टाइम वो लोग सर्वे करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, वही। अब इंडिया श्रीलंका का रिलेशन देख लेते हैं हम लोग।
तो क्या है, इंडिया और श्रीलंका अगर देखा जाए मैप में, ये मान लो हमारा इंडिया, ठीक है ना, ये रहा यहाँ पे श्रीलंका। ये दोनों डिवाइड किससे, हमारा जो पार्क स्ट्रीट है, ठीक, उससे ये लोग डिवाइड है हमारा। तो अल्टीमेटली होता क्या है कि इनके बीच में जो सबसे बड़ा इशू है वो फिशिंग को लेके इशू है। मतलब क्या होता है, इंडिया का जो फिशर्समैन है या फिर जो कमर्शियलाइज हो चुका है इंडिया एज कम्पेयर टू श्रीलंका का फिशिंग इंडस्ट्री से, इंडिया का जो फिशिंग इंडस्ट्री है वो ज्यादा कमर्शियलाइज है। तो ये लोग क्या करते हैं, बॉटम ट्रेलिंग एक मेथड यूज करते हैं। बॉटम ट्रेलिंग मेथड क्या होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ा सा हम लोग ग्राउंड मतलब सी वाटर के अंदर ही बड़ा सा ट्रॉली टाइप का डालते हैं, और जो भी मछली मिलता है हम लोग को छोटा बड़ा सब कुछ वो पकड़ के ऊपर ले आता है, ठीक है। इस टाइप का मेथड यूज करता है। अब बात ये कि श्रीलंका वाले जो इसका अपोज करते हैं, अपोज इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ पर जो शिपिंग, हमारा जो फिशिंग इंडस्ट्री है वहाँ पे वो थोड़ा अंडर डेवलप्ड है। तो वहाँ पे लोग अभी भी बोट वगैरह से करते रहते हैं। तो अब नेचुरल से बात है, अगर इंडिया इस वाटर के अंदर बॉटम ड्रिलिंग मेथड का यूज करके शिप मतलब फिश वगैरह निकाल लेगा, तो वहाँ के फार्मर्स, वहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री के जो लोग होंगे उनके लिए तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका अल्टीमेटली मतलब एरिया तो उतना ही है, ठीक। लेकिन अगर मान लो कि इंडिया ज्यादा निकाल ले रहा है वहां से, तो फिर श्रीलंका वालों को प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए होता है क्या है कि ज्यादातर न्यूज सुनते रहते हैं ना हम लोग कि इंडिया के जो फिशर्समैन है उनको अरेस्ट कर लिया गया श्रीलंका वालों ने। तो मेरे लिए यही इशू है, सबसे बड़ा इशू हमारा यही है, फिशिंग को लेकर इन दोनों कंट्री के बीच में, ठीक है। बॉटम ट्रेलिंग बाय इंडियन फिशरमैन हैड इमर्ज एज अ मेजर इशू, ठीक। इंडिया टू डेवलप एक पोर्ट वहां पे डेवलप करने वाला है इंडिया, ठीक है। फिर फिशिंग जो इश्यूज है उसको एड्रेस करने के लिए एक जॉइंट ग्रुप इन्होंने बनाया हुआ है। तो उसके अर्थ क्या है कि चाइना जो है श्रीलंका के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक, बहुत ज्यादा, क्योंकि चाइना का एक पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। उसका पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या है कि जो इंडिया के वाटर के आसपास जो भी कंट्रीज वगैरह है ना, जैसे यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, यहाँ पे श्रीलंका हो गया, इधर म्यांमार हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, ठीक है, मेडागास्कर हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर फिर इंडोनेशिया वगैरह हो गया, ठीक, इधर म्यांमार वगैरह हो गया। तो अब क्या उसका पॉलिसी क्या है कि हर जगह हम लोग को पोर्ट स्टैब्लिश करना है, जिससे कि इंडिया को एक टाइप से इंडिया के चारों ओर एक मोतियों का माला टाइप का हम लोग बना लें। यहाँ से पोर्ट है, यहाँ से पोर्ट है, यहाँ से पोर्ट है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर वॉर होता है तो चाइना को एक अच्छा पोजीशन मिल सके इंडियन ओशन में इंडिया को हराने का या उसके साथ लड़ने का, ठीक है। तो अभी न्यूज में भी आया ना कि श्रीलंका ने इतना मतलब चाइना ने श्रीलंका के अंदर इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया या फिर इतना ज्यादा उनको लोन देकर रखा है कि श्रीलंका उसको चुका नहीं पा रहा है लोन। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है कि कोलंबो पोर्ट है या फिर जो श्रीलंका के जो साउथ मोस्ट में जो पोर्ट है हमारा, उस पोर्ट को श्रीलंका ने 99 ईयर्स के लिए चाइना को लीज पे दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि चाइना से जो उसने लोन लिया था या फिर चाइना जो इन्वेस्ट किया था श्रीलंका के अंदर, वो श्रीलंका वापस नहीं कर पा रहा है उसे, इसलिए उसके बदले में उसने क्या किया, तो जो अपना पोर्ट था वो लीज पे दे दिया चाइना को। तो इंडिया के लिए देखा जाए तो ये बहुत मतलब डेंजरस न्यूज है। तो चाइनाज इकोनॉमिक डोमिनेंस बोथ इन टर्म्स ऑफ डेप्थ एज वेल एज इन्वेस्टमेंट हैज इंक्रीज्ड। तो इस पूरे एरिया में क्या, श्रीलंका के अंदर कि चाइना का जो मतलब डेप्थ मतलब लोन देने का हुआ या इन्वेस्टमेंट हुआ वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, जिसका हमने देखा यहाँ पे कि अल्टीमेटली रिजल्ट क्या हुआ, तो 99 ईयर्स के लिए वो पर्टिकुलरली पोर्ट या फिर श्रीलंका का एक छोटा सा पार्ट श्रीलंका चाइना के पास चला गया है, ठीक है। तो मेनली यहाँ पे इंडिया श्रीलंका में इश्यूज क्या क्या है, मेनली वही एक फिशिंग का इशू है, ठीक है, एक फिशिंग का एंगल हो गया, ठीक। एक चाइना का जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है उसका हो गया, ठीक है। थर्ड, इंडिया यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है किसके लिए, पोर्ट डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एयरपोर्ट डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन इंडिया जितना इन्वेस्ट कर रहा है वो चाइना के सामने बहुत ही छोटा है उसे कंपेयर में, ठीक है। इसलिए चाइना का डोमिनेंस यहाँ पर है, तो चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, ठीक। तो अब दूसरा न्यूज़ हमारा क्या है कि हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने ये कहा है कि एक साल के अंदर क्या होगा कि इंडिया टोल बूथ फ्री हो जाएगा। मतलब क्या कि हर कार के अंदर जीपीएस अपना सिस्टम होगा, तो जब पास करेगा एक पर्टिकुलर एरिया से तो ऑटोमेटिकली उसके बैंक अकाउंट से कट जाएगा। क्यों, कैसे कटेगा, क्योंकि सब गाड़ी पे ऑलरेडी फास्ट टैग जो है हमारा, ठीक, ये रेडियो बेस्ड टेक्नोलॉजी है हमारा। एक स्टिकर आपकी गाड़ी पे चिपका होता है, और सॉरी, हाँ, हाँ, ये क्या होता है, एक टाइप का स्टिकर होता है जो आपकी गाड़ी से चिपका हुआ होता है, और आप जब टोल बूथ से गुजरते हो तो वो वहाँ पे जो कैमरा होता है वो इसको स्कैनर होता है, इसको स्कैन कर लेता है और जो आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं अपने आप, ठीक। तो इनका ये कहना है कि एक साल के अंदर हम लोग जीपीएस बेस्ड सिस्टम लाएंगे, जिससे कि जो टूल बूथ वगैरह है हमारा, तो वो हट जाएगा। मतलब फिजिकली मैनुअली वो नहीं रह पाएगा, सब कुछ अपने आप ऑनलाइन या फिर डिजिटलाइज हो जाएगा, वही चीज़ है। और दूसरा इन्होंने ये भी कहा था कि इंडिया के अंदर जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है हमारा, इंडस्ट्री है, ठीक ना, उसका टर्नओवर हम लोग 2 साल के अंदर 4.5 लाख करोड़ से बढ़ा के 10 लाख करोड़ कर लेंगे। हाँ, अब आज का सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज हमारा क्या है
कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हम लोग जो इलेक्ट्रल बॉन्ड होता है ना, हमारा इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या था मेनली ये समझ लेते हैं, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है, जैसे हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर क्या पढ़ा है कि अगर मान लिया जाए कोई कंपनी है, ठीक ना, उसको अगर पैसे चाहिए, ठीक, तो क्या करता है मेनली, मान लो कि मैं कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरे को 10 लाख चाहिए लेकिन मेरे पास सिर्फ 5 लाख ही है, तो मैं क्या करूंगा, बाकी 5 लाख का क्या करूंगा, मैं सिक्योरिटीज पेपर या बॉन्ड पेपर साइन करूंगा, इशू करूंगा मार्केट के अंदर, लोग उसको खरीदेगा, ठीक है, मेरे पास पैसे आ जाएंगे और उन सारे लोगों को मैं टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते रहूंगा एक पर्टिकुलर टाइम तक, उनका उसके बाद उनको प्रिंसिपल लौटा दूंगा मैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या होता है मेनली, ये रहा एक हमारा पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक, ये रहा हमारा बैंक, और ये रहा कोई भी इंडियन सिटीजन, ठीक है। अब मान लिया जाए इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम के पहले क्या होता था, सिटीजन जो है डायरेक्टली जाके पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे देता था, ठीक, सिटीजन डायरेक्टली पैसे दे रहा है इसको, तो ऐसा प्रॉब्लम ये होता था कि कौन पैसे दे रहा है, कितना पैसे दे रहा है, वो पता नहीं चल पाता था यार, ठीक है। तो ये होता था कि ब्लैक मनी वगैरह भी ज्यादा पॉलिटिशियन को मिल जाता था, उनका जो फंडिंग का सोर्स था वो बहुत ही ज्यादा मतलब ऑपेक था, ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल भी नहीं था। क्यों? क्योंकि एक रूल हमारा क्या है कि 2000 से ऊपर का ही अगर आपको कोई डोनेशन देता है आपको मेंशन करना पड़ेगा इलेक्शन कमीशन के पास, अगर आप जब अपना वो बैलेंस शीट भेजते हो वहाँ पे, ठीक है। तो मेनली इसलिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करता था ना कि बहुत सारे लोगों के नाम से फर्जी वाला करके यहाँ पर 1900 रुपए, 1800 रुपए, 1950 रुपीज ऐसे करके नाम लिख के सबके नाम पे बिल फाड़ देता था, जिससे कि उसको हिसाब ना देना पाए इलेक्शन कमीशन के पास, ठीक। तो लेकिन अब फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये पॉलिसी लाया था 2017 के अंदर कि नहीं, अब डायरेक्टली कोई भी सिटीजन को अगर पॉलिटिकल पार्टी को लोन दे मतलब डोनेशन देना है तो डायरेक्टली नहीं जा सकता है, उसको क्या करना पड़ेगा, वो बैंक में जाएगा, स्पेशली एसबीआई में जाएगा, ठीक है, वो एसबीआई में जाएगा, ठीक है, वहां पे पैसे देगा, एसबीआई उसको एक तरह से मान लो बॉन्ड, यहाँ पे आप समझ सकते हो आपसे डीडी बना के दे रहा है उसको, ठीक, वो कुछ पेपर देगा उसको बना के, ठीक है, एक रिसिप्ट टाइप का देगा, फिर वो सिटीजन क्या करेगा, उस रिसिप्ट को लेकर अपना मन चाहा पॉलिटिकल पार्टी को जाके वो दे देगा, क्लियर है। अब वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगा, अपना विद इन 15 डेज उसको जाके उस जो पेपर या रिसिप्ट उसको जो मिला, ठीक ना, उसको जाके बैंक में जमा करेगा, और फिर वो पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। आई थिंक ये सिस्टम क्लियर हो चुका है, इसमें हो क्या रहा है, ठीक है। तो अब इसमें लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया हमारा कि इसके लेके बहुत सारा ये हो रहा है कि हमारा बैंकिंग अभी भी सिस्टम ओपेक है। क्यों? पहले क्या होता था कि 2000 के ऊपर जो दे रहा था उसका मुझे पता तो चलता था नाम कौन सा बंदा दे रहा है, ठीक है, 2000 के ऊपर वाला। लेकिन अब इस सिस्टम में क्या हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी को जो डोनेशन मिल रहा है तो वो खाली दिखा रहा है कि हाँ मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड में इतना मिला, लेकिन किसने वो दिया है वो उसको अब शो नहीं करना पड़ता है। मतलब जो उसको शो करना पड़ता था किसी भी कंपनी को कि मैंने हाँ अपना जो मेरा खर्चा हुआ या फिर जो मैंने अपना मतलब क्रेडिट है एक टाइप से, जो भी पैसा दिया है मैंने बाहर में, वो मैंने बैलेंस शीट में शो करना पड़ता था उसको कि मैंने इस पॉलिटिकल पार्टी को इतना पैसा दिया है। बट वो रूल फिर गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया था, ठीक। उसका एक और रूल उस समय खत्म किया था गवर्नमेंट ने, ये कि अगर मान लो कोई भी इंडस्ट्री है ना, कोई भी कंपनी है हमारा, कोई भी कंपनी है, तो उसके ऊपर पहले क्या होता था कि वो अपने टोटल 3 साल के प्रॉफिट का मतलब सॉरी अपने 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का सिर्फ 7% ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, मैक्सिमम 7% ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता था। मतलब ये कोई कंपनी है, अगर मान लो कि वो 100 रुपए उसका प्रॉफिट हो रहा है, ठीक ना, ठीक, तो 100 रुपए मान लो उसका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बोलना गलत होगा यहाँ पे, मान लो 100 रुपए उसका रेवेन्यू हो रहा है, ठीक, जो मान लो मतलब जो भी है, तो मेनली क्या है कि मान लो 100 रुपए कंपनी प्रॉफिट में है, तो उस प्रॉफिट का सिर्फ 7% तक ही मैक्सिमम वो डोनेशन दे सकता था, ठीक है, अगर प्रॉफिट में हो तब। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खत्म कर दिया, उसके बाद ये बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि भैया मैटर नहीं करता कि कंपनी का कि मतलब 7% ही दे, अब कंपनी का जितना मन है वो दे सकता है, ठीक है। मतलब कोई कंपनी अगर लॉस मेकिंग भी है ना तो भी गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट को डोनेशन दे सकता है कि अब उसका मतलब तो पूरा 70% ही दे दे, 60% ही दे दे, पूरा 90% ही दे दे गवर्नमेंट को डोनेशन में, ठीक। तो अब जो पहले लिमिटेशन था 7% का कि मैक्सिमम 7% तक ही दे सकता है वो लिमिटेशन गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया। तो अब मेन इशू ये हो रहा है कि हमारा कि जो गवर्नमेंट ने खत्म किया 7% का लिमिट, मैक्सिमम लिमिट, अब क्या हो रहा है कि इसके कारण क्या हो रहा है, बहुत सारा सेल कंपनी, जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए कोई पॉलिटिशियन है या फिर कुछ उसके पास मान लो ब्लैक मनी है, तो क्या करेगा, XYZ नाम से अपना एक सेल कंपनी उसने बना लिया, ठीक है। अब उस सेल कंपनी क्या करेगा, 90% जो उसका पैसा है
वो 90% किसी अपने पॉलिटिकल पार्टी को वो डोनेट कर देगा, क्योंकि अब लिमिटेशन है नहीं तो आराम से वो कर सकता है। तो इसी को लेके केस हुआ है कि ये कहीं ना कहीं जो सिस्टम है ये सेल कंपनी के द्वारा बना के उसमें करप्शन को प्रमोट कर रहा है ये लोग। अब देखते हैं, हाँ हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो आई थिंक ये क्लियर हो चुका है हमारा इलेक्ट्रोमॉल सिस्टम क्या है। तो इसको लेकर ट्रांसपेरेंसी का प्रॉब्लम हो रहा था बहुत ज्यादा। तो मेन इशू यही है यहाँ पे, जो मेन इशू का रीजन क्या है कि ये सिस्टम इसमें क्या है कि जो पहले दिखाना पड़ता था कंपनी को मैंने इसको इतना डोनेशन दिया, वो अब दिखाना नहीं पड़ता है यहाँ पे। दूसरा जो लिमिटेशन था कि 7% का, वो लिमिटेशन हट चुका है कंपनी के ऊपर, जिससे कारण की इश्यूज हो रहा है। तो इसी इश्यूज को लेके तो आरबीआई ने भी क्या हुआ था, आरबीआई और इलेक्शन कमीशन ने दोनों ने, बताइए, आरबीआई ने और इलेक्शन कमीशन दोनों ने इस इलेक्ट्रल बॉन्ड सिस्टम के ऊपर बोला था कि इसके अंदर, इसके आने के बाद जो सिस्टम के अंदर ट्रांसपेरेंसी था, बिकॉज 2000 से ज्यादा पहले बताना पड़ता था, अब वो ट्रांसपेरेंसी भी हमारा खत्म हो चुका है। ठीक है। और दूसरे कारण क्या हो रहा है कि हमारा इलीगल मनी हो गया, कॉर्पोरेशन मनी हो गया, ठीक, उस टाइप का जो मनी होता है इलीगल मनी हो गया, अब पॉलिटिकल पार्टी को जो ब्राइब देने का बात हो गया, तो वो कहीं ना कहीं इंसिडेंट बढ़ रहा है। इसीलिए सिस्टम को आप जांच करो, इसके ऊपर आप चेंज करो या फिर इसको बंद करो। ठीक। तो अल्टीमेटली होता है, जैसे यहाँ पे ये मान लो ना, जैसे मान लो कि पॉलिटिशियन है यहाँ पे, ठीक, लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग इसका। तो मान लो ये पॉलिटिशियन है, ठीक ना, और ये मान लो कंपनी है कोई, ठीक। तो पहले क्या था, पहले क्या था, ये अपना सिर्फ 7% तक ही दे पाता था कंपनी को डोनेशन। लेकिन अब क्या हो सकता है कि डायरेक्टली पॉलिटिशियन उसको बोल सकते हैं कि भैया अगर तुमको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो मेरे पार्टी को आप डोनेशन दो, उस प्रोजेक्ट का 50% पार्ट, मतलब जितना प्रॉफिट आप अर्न करोगे 50% दो, ठीक है, तभी आपको प्रोजेक्ट देंगे। पहले क्या था, वो आप बोल नहीं सकता था एक टाइप से, क्योंकि 7% का लिमिट था, लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता। बट अब कोई लिमिट नहीं रहा, तो वो 50% में डिमांड कर सकता है पॉलिटिशियन, 60% में डिमांड कर सकता है पॉलिटिशियन, 90% में डिमांड कर सकता है पॉलिटिशियन। तो इसी को लेकर इशू है, तो जा रहा है। अब हम एक चीज इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, क्या देखो, न्यूज़पेपर के अंदर कभी भी किसी का ऐसा एडवर्टाइजमेंट आते रहता है, हर पार्टी का आते रहता है, ठीक है। तो मान लो मतलब न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी अपना अचीवमेंट्स दिखाता है ना, तो उसको आप यूज मत करो। रीजन ये रहा कि वो हमारे लिए डेटा वही काम का है जो ऑथेंटिक हो और जो ऑफिशियल सोर्सेज से आए। इसको हम लोग ऑथेंटिक या ऑफिशियल सोर्स नहीं मान सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पीएम ने ये कहा, किसी सीएम ने ये कहा, पॉलिटिशियन ने ये कहा, ये हमारा ऑफिशियल सोर्स नहीं होता है, ठीक। क्योंकि नॉर्मल सा बात है कि बिकॉज वो पॉलिटिशियन है तो फिर वो पॉलिटिशियन ही है, ठीक। तो नॉर्मल सा बात है कि इसलिए क्या होता है, अल्टीमेटली डेटा हम लोग को वही यूज करना है, या फैक्ट्स हम लोग को वही यूज करना है जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में हो, ठीक, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में जो दिया गया हो, ना कि न्यूज़पेपर का एडवर्टाइजमेंट में दिया हो, ठीक है। इसलिए मैंने पर्टिकुलर ये चीज बताया, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि इसमें डेटा पढ़ के फिर उसी को हम लोग यूज करना स्टार्ट कर देते हैं बोलना, बट ऐसा नहीं है। ठीक है। तो ये ऐसा एक न्यूज है हमारा क्या, कि अभी हाल ही फिलहाल में दिल्ली गवर्नमेंट ने अपना खुद का एक एजुकेशन बोर्ड स्टार्ट किया है। उसका इंपॉर्टेंट न्यूज क्या है, ये हमारा ये रहा, बिहार के अंदर असेंबली में लोकायुक्ता बिल अमेंडमेंट बिल आया। इस अमेंडमेंट बिल के थ्रू क्या था कि मेनली स्टार्टिंग में जब लोकपाल बिल आया था, उसके साथ लोकायुक्ता बिल स्टेट में आया था। मतलब लोकपाल बिल के अंदर ये कंपलसरी था कि 1 साल के अंदर स्टेट के अंदर लोकायुक्त बनाना है, ठीक, उसका एक प्रोविजन ही था, कंपलसरी प्रोविजन। तो अल्टीमेटली हुआ, अब क्या हो रहा है कि लोकपाल के अंदर ये था कि हाँ लोग केस करेंगे ऑफिशियल के खिलाफ में, करप्ट ऑफिशियल के खिलाफ में, ठीक, केस करेंगे। बट बहुत बार ये होता है ना कि वो बंदा केस करता है, उसको मतलब उसके साथ गलत हुआ है, उससे ब्राइब मांगा गया है, ठीक ना, लेकिन वो प्रूफ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि हर टाइम पर तो पॉसिबल नहीं होता ना कि बंदा जब आपसे रिश्वत मांग रहा है, ब्राइब मांग रहा है, तो आप कैमरा लेके या फिर मोबाइल रिकॉर्डर लेके वहां पे बैठे रहो, पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है कि आप ये करप्शन, या फिर और दूसरा बात है, करप्शन सिर्फ मॉनिटरी करप्शन नहीं होता है, और भी टाइप का बहुत सारा करप्शन होता है आपका। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल से बोल आपसे पर्टिकुलर पैसा ना लेके लैंड मांग सकता है, कुछ फेवर मांग सकता है, ठीक, फीमेल से कुछ अलग फेवर टाइप का मांग सकता है वो। इस टाइप का जो भी चीज होता है, तो क्या होता है, सब टाइप का चीज होता है, प्रूफ करना पॉसिबल नहीं हो पाता है हर टाइम। तो इसलिए क्या था, स्टार्टिंग में जब लोकपाल बना था हमारा, तो एक मिनिमम उसके ऊपर रखा गया था कि नहीं, जिसका मान लो केस करता है बट वो अगर प्रूफ नहीं कर पाया तो उसके ऊपर, ठीक है, मामूली 500 या तक का जुर्माना रखा जाएगा, ठीक है। तो फिर अगर अब तो बिहार में ये हुआ है हमारा कि, तो उसको, हाँ, तो बिहार में भी ये रिफॉर्म लाया गया है इस बिल के अंदर कि अगर मान लो कोई भी बंदा फॉल्स केस करता है, फॉल्स केस का मतलब क्या होता है, देखो फॉल्स केस का मतलब ये नहीं होता है कि झूठा केस, जिस केस में मान लो उसने मतलब रिपोर्ट किया बट वो प्रूफ नहीं कर पाया, उसको भी फॉल्स केस में गिन लेते हैं। जैसे एग्जांपल मान लिया जाए
कि एक कोई फीमेल है, ठीक, उसके साथ मान लो कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है, उसने पुलिस में आके कंप्लेन किया, ठीक है, बट नेचुरल सा बात है, जब उसके साथ वो चीज हुआ है तो मतलब वो कैमरा लेके तो घूम नहीं रही थी, या फिर मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन करके तो घूम नहीं रही थी वो, तो नेचुरल सा बात है कि वो बाद में उस चीज को प्रूफ नहीं कर पाएगी। तो अल्टीमेटली होगा ये कि उस केस को भी क्या है, फॉल्स केस में गिना लिया जाएगा हमारा, ठीक है। तो अल्टीमेटली यही होता है कि ऐसा केस जिसको हम प्रूफ नहीं कर पाते तो वो भी हमारा फॉल्स केस में आ जाता है, ठीक है। तो वही बोला गया कि बिहार में जो भी लोकायुक्त बिल आया है हमारा, उसमें यही बोला गया है कि अगर मान लिया जाए कोई ऐसा केस होता है जो कि फॉल्स कैटेगरी केस में आ जाता है, तो उसके ऊपर हैवी पेनल्टी लगाया जाएगा, बहुत ज्यादा पेनल्टी उसके ऊपर लगाया जाएगा। लेकिन फॉल्स केस का मतलब ये नहीं होता है कि झूठा केस, फॉल्स केस में वो भी आता है जो कि आप जेन्युइन हो लेकिन आप प्रूफ ना कर पाओ उसको। जैसे एग्जांपल दिया मैंने ये वाला, हाँ। अब कल हमने डिस्कस किया था ना कि आधार कार्ड जो है, ठीक, क्या हुआ था कल हमने डिस्कस किया था, क्या लगभग सुप्रीम कोर्ट में केस गया है क्या कि 3 करोड़ जो आधार कार्ड है गवर्नमेंट ने उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, 3 करोड़ जो आपका राशन कार्ड है जो आधार कार्ड से लिंक नहीं था, ठीक ना, वैसे राशन कार्ड को गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है। तो आप सोच सकते हो आप खुद कि 3 करोड़ राशन कार्ड अपने आप में बहुत बड़ा मतलब नंबर है। तो अब हम लोग ये देखेंगे मेनली कि राशन का आधार कार्ड होने से या फिर हमारा कहाँ कहाँ पे क्या क्या यूज होता है, ठीक। तो कल हमने इस चीज को बहुत अच्छे से इशू किया, डिस्कस किया था कि जब आधार कार्ड आया था स्टार्टिंग में तो क्या था, वॉलेंट्री था। गवर्नमेंट ने ये बोला था कि अगर आपको मन है तो आप बाकी जो कार्ड होता है, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस हो आपका, ठीक है, चाहे राशन कार्ड हो, ठीक है, चाहे बैंक हो, चाहे पैन कार्ड हो, आपका मन है तो आप करवा लो, ठीक। वॉलेंट्री था, लेकिन विद द टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने उसे कंपलसरी बना दिया कि आपको करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो करवाना ही पड़ेगा तो बिकॉज तो हर जगह पॉसिबल नहीं हो पाया करवाने के लिए, और एक बहुत लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए क्या है कि वो लोग नहीं अटैच करवा पाया, मतलब अपना कनेक्ट नहीं करवा पाया, तो जिसके कारण कि उसका अभी 3 करोड़ लोगों का आधार कार्ड हमारा, मतलब राशन कार्ड हमारा कैंसिल हो चुका है, गवर्नमेंट ने करवा दिया है, ठीक है। तो इंडिया में अभी लगभग 90% लोगों के पास अपना खुद का पॉपुलेशन जो उसका आधार कार्ड है अपना, ठीक है। आधार कार्ड की जरूरत हमारा क्यों पड़ता है, चाहे वो मतलब आधार इनेबल पेमेंट के लिए यूज करना हो, चाहे भीम के थ्रू आपको यूज करना हो, उसके लिए आपका आधार कार्ड लगेगा वहाँ पे, ठीक है। बैंक में अकाउंट खुलवाना तो वहाँ लगता है आपका, फिर नरेगा में, मनरेगा में आपको अगर वो जॉब चाहिए तो उसके लिए लगेगा आपको, एलपीजी सब्सिडी के लिए लगता है आपको, ठीक है। तो और भी जो एसेंशियल फैसिलिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है उसके लिए आपको आधार कार्ड लगेगा, ठीक है। तो बहुत जगह क्या होता है कि मेनली आधार कार्ड होते हुए भी लोगों को जैसे मान लो कि 3 करोड़ लोगों का राशन कार्ड तो कैंसिल हो गया, तो वो लोग तो अब राशन ले ही नहीं पाएंगे, लेकिन बाकी जिनके पास है रूरल एरिया में, तो क्या होता है, रूरल एरिया में उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, उतना ज्यादा मतलब डीप इंटरनेट कनेक्शन तो फास्ट है नहीं, फिर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है उतना, ठीक है। इंटरनेट भी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है आपका। उसके बाद क्या है कि फिर आपका पावर, हमेशा लाइट भी तो रहना चाहिए ना भाई, तभी तो मशीन काम कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड चीज, उतना डिजिटल लिटरेट भी वो लोग नहीं कि उसका चीज का आराम से यूज कर पाए, ठीक है। और दूसरा बात क्या, उतना अपग्रेड भी वो लोग नहीं करवा पाया है, अपग्रेड भी अपना सिस्टम को, कंप्यूटराइज अपग्रेडेशन वही है। तो बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फेलियर होता है, ठीक है, ये सब होता है न्यूज में। अब देखते हैं आधार को हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि 2 दिन से न्यूज में आ रहा है। आधार कार्ड क्या है हमारा, आधार इज ए 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इशूड टू इंडियन सिटीजन, ये याद रखना, इंडियन सिटीजन को होता है हमारा, बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन क्या होता है कि आधार कार्ड जो होता है वो भले ही इंडियन सिटीजन को मिलता है, गवर्नमेंट देता है, लेकिन इसका मतलब जो कि ये नहीं कि ये सिटीजनशिप का हमारा प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिटीजन ऑफ इंडिया मान लिए गए, क्योंकि क्या होता है कि गवर्नमेंट जो इंडियन सिटीजन को देता है, लेकिन इसके अलावा क्या है कि जो रेसिडेंट होता है, जो फॉरेन कंट्रीज का इंडिया में रह रहा है, या फिर कंपनी हो गया, सॉरी कंपनी नहीं, जो रेसिडेंट हो गया इंडिया में जो रह रहा है उसको भी आधार कार्ड मिल सकता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आपको बस यही मानना है, आधार कार्ड जो होता है वो सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आधार कार्ड आपका हो गया, ठीक है, फिर आपका पासपोर्ट हो गया, ये दोनों चीज आपका सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। आधार कार्ड आपका रेसिडेंट प्रूफ हो सकता है बट इट इज नॉट द प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, ठीक। तो ये कौन इशू करता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक। इट क्या क्या कैप्चर करता है, ये बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा कैप्चर करता है, तो ये याद रखना है, बायोमेट्रिक और डेमोग्राफिक डेटा। ये एक हमारा क्या है, सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू बना है। तो अल्टीमेटली क्या हो गया कि ये हमारा जो बॉडी हो गया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये क्या मेरा सिक्योरिटी बॉडी हो गया, क्यों, क्योंकि एक्ट के थ्रू इसको बना दिया गया है, स्टेटस दे दिया गया, ठीक। इट फैसिलिटेट फाइनेंशियल इंक्लूजन ऑफ द अंडर प्रिविलेज एंड वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड इज देयरफॉर अ टूल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस एंड इक्वालिटी। तो क्या कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रमोट करता है, मतलब क्या, पहले अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना हो तो बहुत सारे टाइप के पेपर्स आपको लगते थे, बट अब क्या है, सिंपली आप आधार कार्ड लेके जाओ, आपका अकाउंट तुरंत खुल जाता है।
इट प्रमोट हैसल फ्री पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस। पहले क्या होता था, गवर्नमेंट को अगर मान लो बेनिफिट देना लोगों को तो बहुत ज्यादा सर्वे करना पड़ता था किसको देना है किसको नहीं, बट अब क्या हुआ, आधार में सबका डेटा है ऑलरेडी। तो गवर्नमेंट को अगर कुछ करना हो, पॉलिसी देना हो किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, तो आराम से आधार कार्ड का डेटा जो है, आधार कार्ड का डेटा का यूज करके वो उसको मतलब फाइंड आउट कर सकता है कि किस ग्रुप ऑफ पीपल को किस टाइप का सर्विस दिया जाए। It is one of the key pillar of digital India and is the largest biometric based identification system in the world. नेचुरल सा बात है कि 140 करोड़ लोग हैं लगभग इंडिया में, तो लार्जेस्ट होगा ही वर्ल्ड में। आधार आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म enables the government of India to directly reach citizen of the country in delivering various subsidies, benefit, services। हमने ऊपर डिस्कस किया ही है कि गवर्नमेंट आराम से डायरेक्ट अकाउंट में उन लोगों को पहुंचा देता है पैसा। अब आधार कार्ड होल्ड करना क्यों जरूरी है भैया? अगर आपको गैस सब्सिडी चाहिए पहले स्कीम के अंदर तो आपको आधार कार्ड चाहिए, जन धन योजना के अगर बैंक अकाउंट खुलवाना तो आपको आधार कार्ड चाहिए, डिजिटल लॉकर चाहिए तो आधार कार्ड चाहिए, वोटर कार्ड लिंकिंग का भी गवर्नमेंट ने बात किया था, ठीक है। तो अगर अगर मान लो वोटर कार्ड लिंकिंग हो जाता है तो हमारा आधार कार्ड के साथ, तो क्या होगा, जो बोगस वोटर है या फिर फेक वोटर्स है, उस टाइप के वोटर जो है हमारे वो एलिमिनेट हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली हमारा डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रांग बनेगा अगर ऐसा होता है तो लिंकिंग के साथ फेक वोटर्स का जो प्रॉब्लम होता है वो हट जाएगा। ओपनिंग न्यू बैंक अकाउंट के लिए हमको चाहिए, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए भी हमको चाहिए। आधार इज नाउ एक्सेप्टेड एज ए प्रूफ ऑफ रेसिडेंट। मैंने बोला ना ये प्रूफ ऑफ एड्रेस का है, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी का भी प्रूफ है, लेकिन ये आपका सिटीजनशिप होने का प्रूफ नहीं देता है कि आप इंडियन सिटीजन हो। एक मैंडेटरी फॉर ऑल एग्जिस्टिंग मोबाइल सब्सक्राइबर प्रीपेड और पोस्टपेड टू लिंक आधार टू मोबाइल नंबर, ये तो देख ही चुके हम लोग। हाँ, लेकिन इसका अपोज क्यों हो रहा है अब देखते हैं हम लोग। तो 2005 में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को ये बोला था कि आधार कार्ड को आप जो मैंडेटरी करके रखे हो ना तो वेलफेयर स्कीम के लिए, तो आप उसको मैंडेटरी मत बनाओ। दूसरा ऑप्शन भी दो कि अगर मान लो कोई पर्सन पुअर है, ठीक है, और उसके पास मान लो कि आपने बोला है कि आधार कार्ड को आप राशन कार्ड से लिंक करो, ठीक, अगर मान लो लिंक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर वो पीडीएस शॉप जाता है आपका राशन देने के लिए और उसका आधार कार्ड लिंकेज नहीं है राशन कार्ड से, तो आप उसको पीडीएस में मना कर दो। ऐसा आप नहीं कर सकते, आपको दूसरा ऑप्शन देना पड़ेगा। आधार कार्ड नहीं तो कोई बात नहीं, आप दूसरा प्रूफ दे दो अपना आइडेंटिटी का, लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी उसको दो। क्योंकि उस समय क्या था ना, एक न्यू हुआ था झारखंड के अंदर कि मतलब जो बच्ची थी उसका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था, तो उनको फिर पीडीएस छापने वालों ने मना कर दिया था राशन देने से, तो बाद में उसका भूख के कारण डेथ हो गया था। तो ऐसा बहुत सा केस आते रहता है। तो मेनली वही है, सुप्रीम कोर्ट ने ही बोला था कि आप कुछ अल्टरनेटिव प्रोवाइड करवाओ जिससे वो बंदा प्रूव कर पाए कि हाँ अपना आइडेंटिटी प्रूव कर पाए। सिर्फ एक ही चीज को आप मत रखो। आधार वॉज फर्स्ट ऑप्शनल जो मैंने बताया, बट ओवर टाइम आधार हैज बीन यूज्ड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर सर्विसेज। आधार वॉज सून लिंक्ड टू सो मेनी एक्टिविटीज सच एज फाइलिंग टैक्सेस, फाइल करना है तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, बैंक अकाउंट खोलना है तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए, ठीक, अगर मान लो वेलफेयर प्रोग्राम का बेनिफिट लेना है तो उसके लिए आधार कार्ड चाहिए। तो आधार नंबर इज यूज फॉर सर्वेलेंस एंड प्रोफाइलिंग पीपल। तो इसका एक डर ये भी हो रहा है कि इतना सारा अगर डेटा गवर्नमेंट के पास है तो कल गवर्नमेंट उसका मिसयूज भी कर सकता है, ठीक है, अपना वोटर बेस को मतलब डिफाइन करने के लिए कि लोगों का कास्ट के हिसाब से, रिलीजन के हिसाब से, इनकम, हेल्थ, ज्योग्राफी, सब डेटा गवर्नमेंट के पास जाके जमा हो जाएगा। तो गवर्नमेंट कल को उसको सर्वेलेंस पर्पस के लिए या फिर उसका मिसयूज भी कर सकता है, जिससे कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं मतलब सिटीजन्स हैं उनका फ्रीडम कहीं ना कहीं कर्व होगा, ठीक है, उनका लिबर्टी कहीं ना कहीं कर्व होगा, दस वायलेटिंग द राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, तो इसी का उनका राइट टू प्राइवेसी भी वो हो जाएगा। अब जैसा एग्जांपल मान लिया जाए आपका बैंक अकाउंट लिंक है आपका आधार कार्ड के साथ, ठीक, तो गवर्नमेंट मान लो कि आपका ये किसी का मान लो कि ये नंबर का आधार कार्ड है, ठीक, ये मान लो उसका आधार कार्ड नंबर है, ये वाला आधार कार्ड उसका नंबर है, ठीक ना। हम उस इसका आधार कार्ड लिंक है उसके बैंक अकाउंट से, ठीक है, इसके मोबाइल फोन से लिंक है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि वो पर्सन अगर कल को कुछ भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है तो गवर्नमेंट उसका आराम से पता लगा सकता है कि उसने क्या खरीदा है, ठीक है, क्लियर है। दूसरा बात, अगर वो फोन पे मान लो बात कर रहा है कुछ भी, ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास अगर पता है कि अरे हाँ ये इसका आधार कार्ड नंबर है, ठीक ना, इस इंसान के बारे में कोई जानकारी चाहिए, तो पता चल जाएगा उसने कब क्या शॉपिंग शॉपिंग किया है, कब क्या क्या किसके साथ बातचीत किया है, या जीपीएस लोकेशन वो कहाँ कहाँ गया, ठीक, किससे मिला, ठीक ना, वो सब पता कर सकता है इजिली। तो वही बात है, कहीं ना कहीं सिटीजन का इससे कारण क्या हो रहा है कि इतना ज्यादा डेटा सिटीजन के बारे में अगर एक जगह कंसंट्रेट होकर रहेगा तो गवर्नमेंट कल को वहां पे गवर्नमेंट उसको मतलब एक तरह मिस यूज कर सकता है। और अगर बाई चांस अगर वो लीक हो जाता है वो डेटा, क्योंकि हैकर्स है, लीक होते रहता है डेटा, नॉर्मल बात है, ये होते ही आज के टाइम में। अगर वो डेटा कहीं लीक हो जाता है किसी फॉरेन कंट्री में या फिर पाकिस्तान वगैरह में, ठीक है, जो एनिमी कंट्री है वहां पे, उस डेटा का मिस यूज कर सकता है वो सारा कंट्री इंडियन सिटीजन को ब्लैकमेल करके अपना काम निकलवाने में।
ठीक है, तो ये भी चीज़ है। तो ये कैसे यूज होता है, तो साउथ में एक बहुत अच्छा मूवी आया था, तो आप देख सकते हो। मेनली स्टोरी यही था, कैसे क्रिमिनल्स लोग, हैकर्स लोग सबका अपना मतलब जो डेटा वगैरह होता है मोबाइल कॉल रिकॉर्डिंग के थ्रू समथिंग, बैंक अकाउंट डिटेल सब कुछ निकाल के फिर बाद में उसको ब्लैकमेल करते हैं, फिर अपना काम करवाते हैं उनसे। तो हाँ, हाँ, तो आधार कोड बी अ टूल फॉर माइनिंग एंड कलेक्टिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो उनका पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया जा सकता है, जिससे बाद में उसको ब्लैकमेल किया जा सके। मैंडेटरी फॉर अवेलिंग वेलफेयर सर्विस है, तो आधार कार्ड चाहिए आपको। तो इसीलिए मैंडेटरी था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला था कि भैया आप मैंडेटरी मत बनाओ, ठीक है आप दो, लेकिन लोगों को कम से कम एक ऑप्शन तो दो आप अलग से। कि अगर मान लिया ऐसा तो नहीं हो सकता है आप एक होटल में जाओ, आपको होटल में सिर्फ एक ही मेन्यू मिले कि नहीं, आपको यहाँ पर डोसा ही खाना पड़ेगा भैया। कम से कम इडली का तो ऑप्शन दो वहाँ पे लोगों को। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, तो गवर्नमेंट शुड एश्योर द सिटीजन, सबसे पहले तो क्या है कि गवर्नमेंट को सिटीजन को एश्योर करना चाहिए कि भैया ट्रस्ट मी, ठीक, हम आपके भले के लिए हैं, कि आपका डेटा हमारे साथ सुरक्षित है। तो गवर्नमेंट शुड एश्योर द सिटीजन दैट इट हैज द टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम टू प्रोटेक्ट द डेटा कलेक्टेड। जो डेटा कलेक्ट किया है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है और सिस्टम भी है, वो एश्योर करना चाहिए गवर्नमेंट को, लोगों को। assure the citizens that it will do everything possible to prevent unauthorized access to data। मतलब गवर्नमेंट हर वो कोशिश करेगा जिससे कि जो अनऑथराइज जो एक्सेस है डेटा में लोगों को ना मिल पाए सिस्टम के, और उसका मिसयूज ना हो डेटा का। तो रिकॉग्नाइज ऑल डायमेंशन ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड एड्रेस कंसर्न अबाउट द डेटा सेफ्टी सर्वेलेंस एंड द यूज ऑफ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन। मतलब क्या, कि ऐसा नहीं कि अगर मान लो सिटीजन का कंसर्न है कि मेरा प्राइवेसी का लॉस हो सकता है, डेटा लीक होगा तो क्या हो जाएगा मेरा, ठीक है, ऐसा नहीं कि आप उसको डिनाई कर दो कि नहीं ये हो ही नहीं सकता है। आप डिनाई मत करो, आप बताओ कि हमने ये चीज किया है, ठीक ना, जिससे कारण कि आपका डेटा प्रोटेक्ट है पूरा। जिससे क्या होगा, सिटीजन के अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, उनके अंदर सिक्योरिटी आएगा, उनका मतलब गवर्नमेंट के ऊपर उनका ट्रस्ट बढ़ेगा। और अल्टीमेटली डेटा कंट्रोलर कुड बी मेड अकाउंटेबल। तो क्या जो जो सिस्टम या फिर जो डिपार्टमेंट डेटा कलेक्ट कर रहा है ना, उसी का ऊपर ये अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए कि वो डिपार्टमेंट जो डेटा कलेक्ट कर रहा है वो उसी को प्रोसेस करे और उसी को संभाल के रखे, और इन फ्यूचर अगर वो डेटा लीक होता है तो उस डिपार्टमेंट का अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर होना चाहिए कि उस डेटा को प्रोटेक्ट करे, और कल को अगर लीक हो जाता है वो डेटा, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसी का होना चाहिए। भैया लीक कैसे हुआ बताओ। तो यूआईटी शुड शो इट्स सीरियसनेस इन एड्रेसिंग डेटा सिक्योरिटी। भी बोला कि ऐसा नहीं कि आप नहीं डिनाई कर दो कि ऐसा हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है, नहीं, आप उसको एड्रेस करो, लोगों के जो कंसर्न है उसको एड्रेस करो, ठीक है, ज्यादा अपना सिक्योरिटी लेयर बढ़ाओ इस टाइप से। देयर मस्ट बी अ बैलेंस बिटवीन राइट टू प्राइवेसी एंड नेशनल इंटरेस्ट। ये लाइन अच्छा है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं। तो वही राइट टू प्राइवेसी और नेशनल इंटरेस्ट दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा हम लोगों को। अब एक इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या लोकसभा ने सप्लीमेंट्री ग्रांट पास किया। तो ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सप्लीमेंट्री ग्रांट होता है क्या, देखो, मान लिया जाए गवर्नमेंट ने बनाया था लास्ट ईयर में कि 40,000 करोड़ हम लोग मनरेगा का बजट है कि लोगों को रूरल एरिया में 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमने 40,000 रख दिया, मतलब ग्रांट दे दिया है, ठीक। लेकिन लॉकडाउन हुआ तो लोग क्या हुआ कि उनका जॉब चला गया और फिर गाँव के तरफ माइग्रेट करने लगे। तो नेचुरल सा बात क्या हुआ कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद गवर्नमेंट को भी ये लगा कि ये जो पैसा है, लोग जो जा रहे हैं गांव के अंदर, कहीं ना कहीं मनरेगा में वर्क का डिमांड ज्यादा करेंगे वो लोग, और गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, तो ये पैसा सफिशिएंट नहीं होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सेम प्रोजेक्ट जो ऑलरेडी सैंक्शन हो चुका था, मान लो किसी स्कीम के लिए गवर्नमेंट ने ऑलरेडी पैसा सैंक्शन कर दिया है, ठीक है, 40,000, ठीक, लेकिन उतना में वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो मान लो गवर्नमेंट ने बाद में बोला कि नहीं हम 10,000 और सैंक्शन करते हैं इसके लिए, ठीक है, इस प्रोजेक्ट के लिए। तो वो जो बाद में 10,000 गवर्नमेंट करेगा, उसी मतलब जो ऑलरेडी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है, ठीक ना, उसी प्रोजेक्ट को में थोड़ा और इन्वेस्ट करेगा या फिर थोड़ा और पैसा देगा, ग्रांट देगा, उसी को कहेंगे हम सप्लीमेंट्री ग्रांट। सप्लीमेंट्री ग्रांट क्या होता है, सप्लीमेंट क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रोसेस है उसमें थोड़ा सा इन्वॉल्व होना या फिर थोड़ा सा और सपोर्ट कर देना। तो क्लियर हो गया सप्लीमेंट्री ग्रांट। ये कि किसमें होता है, क्यों कोई न्यू स्कीम स्टार्ट नहीं हो सकता इसमें, जो ऑलरेडी स्कीम के लिए पैसा दिया जा चुका है पिछले फाइनेंशियल ईयर में, उसी में एक्स्ट्रा बजट एलोकेशन हो सकता है, कोई न्यू में नहीं जा सकता है, जो पुराना है उसी में जाएगा। रसिया होस्ट अफगान पीस मीट। अब क्या है कि देखो, यूएसए में जब ट्विन टावर्स अटैक हुआ था हमारा 2001 में, तो यूएसए को जोश आ गया था, गुस्सा आ गया था, उसने ये बोला कि अब जो तालिबान है उसको हम लोग खत्म कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया था, अफगानिस्तान में अटैक कर दिया था तालिबान के ऊपर। मतलब ये रहा अफगानिस्तान, ठीक, तो उसमें कुछ पार्ट है जो कि तालिबान रूल करता है वहाँ पे, अब बाकी में क्या है, अफगान गवर्नमेंट रूल करता है, ठीक है, ये सिचुएशन है वहाँ का। तो यूएसए यहाँ पे आया, तालिबान के साथ उन्होंने लड़ना स्टार्ट किया 2001 से।
ठीक है। लेकिन यूएसए को कुछ सफलता नहीं मिला और उल्टा क्या हुआ कि तालिबान के अंदर जो एरिया था विद द टाइम वो एरिया बढ़ते गया। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं यूएसए को ऐसा लगने लगा कि ये जो वॉर हम लोग लड़ रहे हैं 20 साल से, इसमें वो कुछ फायदा होने वाला नहीं, अल्टीमेटली हम लोग हारने वाले हैं, क्योंकि तालिबान विद द टाइम स्ट्रांग हो रहा है। अब वो क्या करना चाह रहा है कि अपना इज्जत बचा के वहां से चुपचाप निकलना चाह रहा है, कि एक सम्मानजनक या फिर पीसफुली वे से वहां से निकल सके। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो आज के डेट में ऐसा बोल देता है नहीं नहीं हम जा रहे हैं क्योंकि ऐसा रीजन है के कारण जो तालिबान स्ट्रांग हो रहा है, तो वो फिर वर्ल्ड में उसका प्रेस्टीज घट जाएगा। तो इसलिए वो दिखाना चाहते हैं टाइप से नहीं नहीं हम तो भैया उस एरिया पीस चाहते हैं, इसलिए हम उसके साथ बातचीत कर रहे हैं जिससे कि वहां पे पीसफुल रिलेशनशिप हो पाए। लेकिन अगर मान लिया जाए कि तालिबान स्ट्रांग होता या वीक होता तो यूएसए का स्टैंड नहीं होता। लेकिन तालिबान स्ट्रांग हो रहा है और यूएसए को लग रहा है कहीं ना कहीं मैं हार रहा हूँ ये वॉर, तो इससे अब यूएसए का स्टैंड चेंज हो गया और वो तालिबान के साथ अब बात करने पे मतलब आ गया कि हम लोग पीस ट्रीटी साइन करते हैं। ठीक है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है कि यूएसए, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान, ठीक, ईरान, ये सब मिलके अब पीस ट्रीटी मतलब एक तरह से पीस सम्मेलन कर रहे हैं। ठीक, कि हम लोग बातचीत करते हैं, पीसफुल रास्ता निकालते हैं जिससे कि हम लोग आराम से अफगानिस्तान को विद द टाइम छोड़े जा सके। तो ये वन डे गैदर इन द फर्स्ट ऑफ द थ्री, मतलब 3 दिन का मीटिंग है। तो पहला दिन मीटिंग स्टार्ट हुआ जिसमें कि फाइनल विड्रॉल ऑफ द यूएस एंड नेटो ट्रुप्स। तो यूएसए का जो और नेटो का जो ट्रुप्स है वहाँ पे अफगानिस्तान के अंदर, जिससे कि वो अपना पीसफुली वहां से विड्रॉ कर सके अपना पीसफुल रिलेशन मतलब तालिबान के अंदर, मतलब अफगानिस्तान में पीस स्टैब्लिश हो पाए अब तालिबान और अफगान गवर्नमेंट के बीच में। अब देखो यहाँ पे क्या, ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है बट ये स्कीम न्यूज़ आज के पेपर में दिया हुआ था इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर लिया है। तो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम, मतलब पीएम पीएम स्वनिधि, ये स्कीम क्या है? ये है कि जो स्ट्रीट वेंडर्स होता है उसको गवर्नमेंट 10,000 रुपए का लोन दियागा। ठीक है। 10,000 का लोन मिलेगा कितने दिन के लिए? 1 साल के लिए। ठीक है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास होगा और उसको 1 साल में वो लौटाना पड़ेगा लोन। मतलब 10,000 रुपए उसको लोन मिलेगा, मतलब स्ट्रीट वेंडर को 10,000 रुपए लोन मिलेगा जो उसको 1 साल के अंदर लौटाना पड़ेगा मंथली इंस्टॉलमेंट में। बस यही है। इसको लागू कौन कर रहा है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग, जो कि सिटी एरिया में है। अब आज का हमारा लास्ट न्यूज है। लास्ट न्यूज ये रहा हमारा कि एक था हमारा न्यूज में क्या, स्प्रिंग इक्विनॉक्स करके था समथिंग। तो हमारा देख लेते हैं। ठीक है। तो इंडिया में क्या होता है, मेनली हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से देखते हैं। तो ये टॉपिक ज्योग्राफी का है हमारा, इसलिए इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा बिकॉज उसमें फिर टाइम लग जाएगा। बट ये रहा कि अभी हमारा 21 मार्च है। ठीक है। तो नॉर्मल सा बात है, जब घूमते टाइम क्या होता है कि ये पर्टिकुलर जो हमारा सिचुएशन रहा हमारा, जिसको हम लोग समर सॉलिटर कहते हैं, उसमें क्या होता है कि हमारा डे सबसे लंबा डे इसी टाइम होता है 21 जून को, जिसको हम लोग समर सॉलिस्टर कहते हैं। तो सबसे लंबा रात होता है मेरा विंटर सॉलिस्टर को 22 जनवरी को इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न में उल्टा। ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये जो हमारा इक्विनेक्स होता है ना, इक्विनेक्स मतलब क्या, इस टाइम में क्या होता है, डे और नाइट दोनों इक्वल होता है। ठीक। तो ये 2 टाइप का होता है, ये हमारा ऑटम इक्विनेक्स होता है और स्प्रिंग ये होता है। ठीक है। तो अल्टीमेटली अभी जो हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स आने वाला है 21 मार्च को, जिसमें कि अंदर क्या होगा कि हमारा डे और नाइट दोनों इक्वल रहेगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बता बिकॉज ये ज्योग्राफी हो जाता है तो फिर उसमें टाइम लग जाता है। तो आज का ये हमारा खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कमेंट करके बताना कि और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट किया जाए या फिर और कौन कौन सा टॉपिक को इंक्लूड किया जाए। क्योंकि देख रहा हूँ अगर पॉसिबल होता है तो मैं अभी एग्जाम पर आने वाला है, तो जैसे अभी PT 365 निकला है विजन का, तो उसके ऊपर भी हम लोग लेक्चर करने वाले हैं। NCERT के ऊपर भी करने वाले हैं और PRS के ऊपर तो करेंगे ही। तो ठीक है आज के लिए, थैंक यू।